हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत और अभिनंदन है आज की इस नई क्लास में। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा हिस्ट्री पेपर के जो बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, मेजर हो या माइनर, आपने मेजर माइनर 4 में इतिहास पेपर को लिया है तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। उसी से इम्पॉर्टेंट जो भी सवाल हैं, यानी हिस्ट्री पेपर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हमने इस वीडियो में एक जगह पे लाने का प्रयास किया है। इससे भी पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं 2-3 वीडियो में। उसके अतिरिक्त हमने 10-12 क्लास आपको सब्जेक्टिव दिया है और ये अगला क्लास है, ठीक है। हमें पता है कि आपका एग्जाम जल्द होने वाला है, इसलिए इसको पूरा देख लीजिएगा। दूसरी बात ये कीजिएगा कि सब्जेक्टिव क्लास जो है कल आपके लिए फिर से आएगी, ठीक है, और वो मैराथन रहेगी। उसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक अब बचे हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो अब आपका डाउट नहीं रहना चाहिए कि क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ आपको बता दिए हैं। अब चलिए चीजों को शुरू करते हैं और समझिएगा, ठीक है। इस वीडियो में केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल से आपको शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि हो सकता है पहले भी आप इन सवालों को किए होंगे। इसमें बहुत से सवाल ऐसे बाद में आपको मिलेंगे जो कि आपको दिखेगा कि बहुत नए नए क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए आप पूरे सवाल को बस इत्मीनान से देखते जाइए। जो आपको लगता है कि आता है उसका कमेंट कर दीजिए कि कितने सवाल आपके सही हुए। 35 प्लस सवाल आपको कराएंगे, उसमें देखिएगा कितने सवाल आपके सही हुए और कितने गलत हुए। इससे एनालिसिस आपका होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी सही हो रही है चीजें, ठीक है। चलिए, पुनर्जागरण का तात्पर्य क्या होता है, यानी पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है ये बताइए। सांस्कृतिक परिवर्तन, निरंकुशता के प्रति विद्रोह, या बौद्धिक परिवर्तन, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए बाबू, जो पुनर्जागरण हुआ, रेनेसा जो हुआ, इसका मतलब ही होता था कि इससे जो वहां पे सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, सांस्कृतिक के साथ वहां पे लोगों में बौद्धिक परिवर्तन हुआ, उन्होंने सोचना नए ढंग से शुरू किया। जहां मध्यकालीन यूरोपीय समाज वो कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड था, धर्म से आगे निकल नहीं पा रहा था, वहीं पुनर्जागरण के कारण उस समाज के लोग धर्म से आगे बढ़े और धर्म के इतर यानी वैज्ञानिकता को भी अपनाए, और वैज्ञानिकता के साथ साथ उन्होंने नई नई चीजों को एडॉप्ट किया और उस चीज के आधार पर उन्होंने अपने ज्ञान में मतलब वृद्धि किया, ठीक है। तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा कि पुनर्जागरण कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक आंदोलन था और इसने कहीं ना कहीं लोगों में एक नव जागरण को पैदा करने का काम किया था, ठीक है। इसीलिए इसका सही उत्तर उपरोक्त में से सभी होगा, सब सही होगा, ठीक है। अगला है, पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ। ये वीवीआई क्वेश्चन भी है और ये लगभग लगभग अभी 3 बार पूछ चुका है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा, पुनर्जागरण का आरंभ कहीं और नहीं, इटली में हुआ था। हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दे कि पुनर्जागरण का आरंभ जो है इटली में हुआ था, या फिर हो सकता है इटली में वो कौन सा आंदोलन था जो शुरू हुआ था, तो आप बोलिएगा पुनर्जागरण हुआ था, ठीक है। ऐसे सवाल उल्टा पुल्टा के पूछेगा और इसका जवाब भी दीजिएगा, ठीक है। पुनर्जागरण की विशेषता क्या थी, तो देखिए मानवतावाद, एकदम सही बात है, मानवतावाद तो थी ही। उसके बाद के धर्म निरपेक्षता, यह भी थी। उसके बाद के नैसर्गिक सौंदर्य के प्रति लगाव, यानी कि जो बहुत ही खूबसूरत चीज है ना उसके प्रति अट्रैक्शन या लगाव, यह भी इसकी विशेषता थी। इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उसका जवाब दीजिए। पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा या क्या प्रभाव इसके हुए पुनर्जागरण के, अब उसको बताइए। तो देखिए पहली बात, लोक जो हित मतलब माफ कीजिए, लोक साहित्य में जो है ना इसकी रचना हुई, इसमें वृद्धि हुई, ये बताइएगा। लोक भाषा में साहित्य की रचना में वृद्धि हुई, या फिर मध्यकालीन धार्मिक जो है, यहाँ पे लिखिएगा संकीर्णता। संकीर्णता का मतलब होता है ना कि जो आप एकदम रूढ़िवादी विचारधारा है, यानी मध्यकालीन धार्मिक जो संकीर्णता का अंत हुआ, ये बिल्कुल सही बात। हम आपको बताए थे कि धर्म का प्रभाव जो है मध्यकालीन यूरोप पर बहुत ज्यादा था, और इसी पुनर्जागरण के कारण ये जो धर्म का प्रभाव यूरोप पर बहुत ज्यादा था वो कम हुआ। इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा, यह भी सही है। उसके बाद उपनिवेशवाद का आरंभ हुआ, यह भी सही है। इसीलिए इसका ऑप्शन डी एकदम राइट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की देन थी, यानी पुनर्जागरण का मेन जो देन है वो क्या था, तो मानवतावाद था, बिल्कुल सही। उसके बाद के चर्च की प्रधानता की समाप्ति हुई, बिल्कुल सही बात है। धर्म सुधार आंदोलन ये था या नहीं था बताइए, तो बिल्कुल यह भी सही होगा। इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यानी पुनर्जागरण की देन क्या थी, मानवतावाद इसने बढ़ाया। उसके बाद चर्च में जो भी चीजें थी, जो चर्च में अब देखिएगा निरंकुशता आ गया था, जो परिवर्तन होने वाले थे, यानी कि चर्च मध्यकाल में यूरोप में ना चर्च का बहुत वर्चस्व था। चर्च केवल धार्मिक मामले में ही वर्चस्व नहीं देता था,
बल्कि आपको बताया भी थे ये पॉलिटिकल मामले में भी बहुत हस्तक्षेप करने लगा। और उन चीजों का अंत भी हुआ किसके कारण? पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण के जितने वैज्ञानिक हुए उन्होंने लोगों को बताया कि चर्च की बहुत ज्यादा महत्ता नहीं है, विज्ञानवाद को उन्होंने ज्यादा फोकस करके बताया लोगों को। यही वजह है कि लोग नए ढंग से सोचना शुरू किए, और यही जो नया तरीका या यही नया ढंग लोगों में एक नई ऊर्जा को मतलब भरने का काम किया, और इसने कहीं ना कहीं यूरोपियन जो कंट्री है उसमें बहुत से चेंजेज को मतलब डेवलप किया या बढ़ाने का काम किया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कौन पुनर्जागरण कालीन साहित्यकार नहीं है? नहीं शब्द को देखिए, यानी ये पूछ रहा है रेनेसा कालीन जो कौन सा इसमें से साहित्यकार नहीं है? प्लेटो, या फिर देखिए सेल्यूतानी, या टासो, या फिर एरियास्ट्रो। तो इसमें सही उत्तर प्लेटो होगा। प्लेटो जो है ना, ये अंतिम एकदम आप देखेंगे ये प्राचीन काल के एक तरह से बहुत बड़े दार्शनिक हैं या फिलोसफर हैं, या ठीक है, या फिर यूं कहें तो पॉलिटिकल थिंकर हैं। बट इनका रिलेशन कोई मॉडर्न या मिडाइवल टाइम से नहीं था यूरोपियन कंट्री में। ठीक है, इसीलिए ये बहुत पहले के हैं, इसीलिए प्लेटो इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद कि माइकल एंजेलो क्या था? माइकल एंजेलो कौन थे या क्या थे, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये मूर्तिकार थे, ये चित्रकार भी थे, ये स्थापत्यकार भी थे, यानी उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये सवाल एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माइकल एंजेलो क्या था नहीं था, इसके ऊपर एक बार सवाल बना है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं ये VVI है, थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आइए अगला सवाल, विश्व के देशों की यात्रा सर्वप्रथम कहाँ के नागरिकों ने शुरू किया? तो एशिया, अफ्रीका, या फिर ये ऑस्ट्रेलिया, या फिर यूरोप। तो इसका सही उत्तर यूरोप होगा। ठीक है, यूरोप के देशों ने सबसे पहले विश्व की यात्रा शुरू की, जिसमें पुर्तगाल और स्पेन सबसे आगे था। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा जहन में एकदम सेट करके रखिएगा। पुर्तगाल और स्पेन के लोगों ने ही पूरे विश्व का चक्कर लगाना शुरू किया। इसी में से आपसे पूछ दे कि वह कौन व्यक्ति था या कौन वो आदमी था जिसने पूरे विश्व का चक्कर लगाया था, तो वो मैगलन था। ठीक है, वो पहला व्यक्ति था मैगलन जिसने पूरे विश्व का चक्कर लगाया। अब आपसे पूछ दे भारत की खोज किसने की, तो आपको याद रखना है कि वो कौन था? पुर्तगाल का निवासी वास्को डिगामा। उसके बाद आपको पूछ दे अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस को याद रखिएगा। रिवीजन के तौर पर ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। हो सकता है कि आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन हम भी जान रहे हैं कि इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता होगा, तो हमको दोनों को लेके चलना होगा ना। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए भी हमको काम करना होगा। तीसरी बात यह है, कुछ चीजें यहाँ पे रिवीजन करा रहे हैं, कुछ चीजें यहाँ पे नहीं देंगे। ठीक है, तो हर चीज हम नया नहीं दे सकते, कोई भी नहीं बना सकता ना। वही आपको करा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट में यही चीज होता है ना कि उसमें नया और पुराना हर चीज का मिक्सअप होता है, तो वही चीज हम लोग कर भी रहे हैं। ठीक है, अगला है, किस देश के नाविक ने भारत के मार्ग की खोज की थी? यानी वो कौन देश का नाविक था जिसने भारत तक पहुंचने की यात्रा, या यूं कहें तो भारत तक पहुंचने में वो सफल हुआ था? वो है पुर्तगाल का नाविक। ठीक है, तो इसको भी रट्टा मार के ध्यान में रखिएगा। पुर्तगाल का वास्को डिगामा है जो भारत तक पहुंचा था। कब पहुंचा था ये कमेंट करके बताइएगा। वास्को डिगामा कहाँ पहुंचा था? तो ये केरल के तट पर पहुंचा था। केरल में उस समय राजा था जमोरीन, जिसने उसकी स्वागत करी, और उसके यात्रा में जितना खर्च हुआ उससे ज्यादा उसको लाभ भी हुआ था। 60% से अबव उसको लाभ हुए थे उस यात्रा में। उसने यहाँ से काली मिर्च और मसाले वगैरह लेकर ये यहाँ से चला गया था। कहाँ? यूरोपियन कंट्री यानी पुर्तगाल चला गया था। इसीलिए कहा जाता है कि जब वास्को डिगामा भारत आया ना, वहीं से कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्री के लोगों का भारत में आगमन का जो दौर है, जो सिलसिला है, वो तेजी से बढ़ा। और यही है वो दौर जिसने भारत को उपनिवेश बना दिया। किसका? ब्रिटेन का। ठीक है, यानी कॉलोनी के रूप में भारत डेवलप हो गया ब्रिटेन का। तो ये बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा घटना है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन भौगोलिक खोजों का परिणाम नहीं? एक वर्ड को देखिए, नहीं था। तो आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के युग का अंत हुआ, या पूंजीवाद का विकास हुआ, या दास व्यापार पर रोक लगा, या औद्योगिक क्रांति। तो देखिए बाबू, ये जो भौगोलिक खोज है ना, इसके कारण जो है ना, ये दास व्यापार पर कोई रोक नहीं लगा। बाकी जो चीजें हैं वो सही है। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के युग का आरंभ हुआ, भौगोलिक खोज हुआ, यानी कि लोग एक देश से दूसरे देश जाने लगे। तो इससे क्या हुआ? लोग जब एक देश से दूसरे देश जाने लगे तो इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ा, यानी ग्लोबल मार्केटिंग होना शुरू हुआ। पूंजीवाद का विकास हुआ, जब लोग व्यापार वाणिज्य करेंगे तो पूंजी उनके पास आएगा, पूंजीवाद का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति इसके तुरंत बाद होगी। तो ये तमाम चीजें सही है, बट याद रखना है आपको
कि दास व्यापार पर रोक नहीं लगा था। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा कारण यूरोप में धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी नहीं है। वो कौन कारण है जो कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन जो हुआ उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करता, ये बताइए। तो इसका सही उत्तर आपको बता दें हम, वो होगा क्या, सांस्कृतिक समृद्धि। ये जो है ना वहां यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के लिए कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिए। पश्चिमी देशों के इतिहास में 1688 में आंग्ल क्रांति को और किस नाम से जानते हैं? तो देखिए बाबू, पश्चिमी देश में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन में ये क्रांति हुई थी, आंग्ल क्रांति जिसको बोलते हैं। इसी को गोरखपूर्ण क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, ये कब हुआ था? 1688 में हुआ था। इससे वीवीआई सवाल ये भी है कि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन वीवीआई बना है कि भाई गोरखपूर्ण क्रांति कब हुई, 30 वर्षीय युद्ध कब हुआ, ये सबसे सवाल बड़ा ज्यादा बना है। ठीक है, इस सबको एकदम कल सुबह आपको मॉर्निंग में दे देंगे वो, जिसमें सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन 1688 की क्रांति का परिणाम देखिए नहीं था, यानी नहीं वर्ड पूछ रहा है, तो अब इसमें चुनिए। कुलीन तंत्र निरंकुशता की समाप्ति, या राजा द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति, चर्च के प्रभुत्व की समाप्ति, या राजत्व के देवी सिद्धांत का समर्थन। इसमें आपको सही उत्तर ढूंढने का प्रयास करना है। तो इसका सीधा उत्तर यही होगा, राजत्व के देवी सिद्धांत का जो है ना उसका समर्थन, ये गलत है, यानी इसका परिणाम नहीं था। यानी कि इस क्रांति ने राजत्व के जो देवी सिद्धांत है ना उसको ठुकरा दिया और बोला संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कीजिए। ये राजा जो है देवी के या भगवान के कृपा से काम करेगा, ऐसा हम नहीं मानते, वहां के लोगों ने कहा। इसीलिए यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, अगला है यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय किस सदी में हुआ? यानी यूरोपियन कंट्री में राष्ट्रीय राज्यों का उदय कब हुआ? तो 16th सेंचुरी यहाँ पे होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अगला है देखिए 16th सेंचुरी आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ से सवाल भी बनता है हर बार, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, 16th सेंचुरी है इसीलिए यहाँ पे ये होगा। ठीक है, अगर 19th सेंचुरी होता तो क्या करते, इसको एक बार हम बताए हैं, इसको कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारा वीडियो आप देखे होंगे तो इसका सही से आप उत्तर बताइएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ा गया है। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय का कारण निम्न में से कौन नहीं था? यानी वो कौन सा कारण है जो राष्ट्रीय राज्यों के उदय के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बताइए। तो इसमें सही उत्तर आपको चुनना है। तो देखिए, पहला व्यापारिक क्रांति, या बारूद का आविष्कार, या धर्म युद्ध, या फिर चर्च का समर्थन। तो सही उत्तर होगा चर्च का समर्थन, इसका महत्वपूर्ण कारण नहीं था, बाकी जो चीजें हैं वो सही थी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। लेवियाथन किसकी रचना है? यानी लेवियाथन के लेखक कौन है ये बताइए। हॉब्स की है, या मैकियावेली की है, या फिलिप की है, या इनमें से कोई नहीं? तो हॉब्स की है। ठीक है, मैकियावेली की रचना है द प्रिंस, ये याद रखिएगा। द प्रिंस किसकी रचना है? मैकियावेली की है। ठीक है, एकदम रट लीजिए कि द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली है। ठीक है, अगला सवाल वीवीआई है, इसको रट्टा मार के एकदम अभी से याद कर लीजिए। क्या है? तो मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह युक्ति किस शासक की है? यानी कि कहने का मतलब है वो कौन शासक था जिसने ये बोला था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे ही शब्द कानून है? वो शासक कोई और नहीं, लुई 14 था। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा सवाल था कि लुई 14वां जो है वो किस देश का राजा था? तो ये फ्रांस का राजा था, इसको याद रखिएगा। ये कहाँ का राजा था? फ्रांस का। तो मैं ही राजा हूं, मेरे ही शब्द कानून है, ये जो बोलने वाला जो राजा था वो कहीं और का नहीं, फ्रांस का था। ठीक है, ये भी सवाल पूछा हुआ है इसीलिए हम आपको बता दिए। ठीक, अगला सवाल आइए। अगला सवाल क्या है आपके स्क्रीन पर देखिए। 30 वर्षीय युद्ध में सबसे अधिक क्षति किस देश को हुई? यानी 30 इयर्स जो वॉर हुआ था उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान वो कौन से देश को सहना पड़ा? तो वो होगा सही उत्तर क्या? डेनमार्क, या इंग्लैंड, या जर्मनी, या स्वीडन। तो इसमें से सही उत्तर होगा क्या? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी को ये 30 इयर्स वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, इसको भी याद करिएगा। ठीक है, अगला सवाल, इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति होने की निम्न कारणों में से कौन सही है? यानी आखिर आपको ये पूछ रहा है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, ये बताइए। तो देखिए, कोयला और लोहा की प्रचुरता, ये एकदम ध्यान में रखना है कि इंग्लैंड में उस समय कोयले और लोहे की प्रचुरता थी, ये सही है। पूंजी की उपलब्धता, बिल्कुल सही बात है, वहां के लोगों के पास पूंजी था यानी पैसा था, इसलिए भी हुआ। उसके बाद देखिए, विशाल औपनिवेशिक बाजार का होना, तो यह भी सही है कि इंग्लैंड के लोगों के पास एक बड़ा बाजार था। अब बोलिएगा गुरुजी बाजार कैसा था? तो आपको बताते हैं, इंग्लैंड वो देश है ना जिसने पूरे विश्व को जीतने का एक प्रयत्न किया, और जहां जहां उपनिवेशवाद की स्थापना हुई वहां वहां इंग्लैंड ने अपने हाथ पैर जरूर फैलाए। ठीक है,
जैसे कि आपको याद रखना, भारत, अमेरिका, ये सब देशों पर इंग्लैंड का बड़ा ही वर्चस्व था उस समय। तो यही एक रीजन है कि इसके पास एक बड़ा बाजार था जहां पे ये अपने सामान को बनाकर वहां बेच सकता था। तो यही इसको एक तरह से कहीं ना कहीं लाभ मिला कि इसने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब तीनों ऑप्शन जब सही है तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, यानी ऑल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, औद्योगिक क्रांति के निम्नलिखित दुष्परिणाम में से कौन असत्य है यानी गलत है। यानी आपको यह बताना है कि औद्योगिक औद्योगिक जो क्रांति हुई उसके क्या दुष्परिणाम पड़े, यानी अच्छा परिणाम नहीं हुआ, ये उनमें से गलत है। यानी कि ये पूछ रहा है, जो भी ऑप्शन आपको दिया होगा ना उसमें 3 गो ऑप्शन ऐसा होगा जो दुष्परिणाम बताएगा और एक ऑप्शन होगा जो कि अच्छा परिणाम बताएगा। यानी परिणाम 2 तरह के होते हैं, एक होता है अच्छा, एक बुरा। तो यही पूछ रहा है कि इसमें अच्छा परिणाम कौन है औद्योगिक क्रांति के कारण। तो देखिए, घरेलू उद्योग धंधे का पतन हुआ, ये तो बात एकदम सही है कि ये इसके कारण जो है औद्योगिक क्रांति के कारण घरेलू उद्योग धंधे एकदम खत्म हो गया और ये एक तरह से दुष्परिणाम था। ठीक है, वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई, यह भी सही है, क्योंकि समाज में 2 वर्ग आ गए, एक तो हो गया पूंजीपति वर्ग और एक हो गया मजदूर वर्ग। अब देखिए, मजदूर वर्ग के लोग हर हमेशा पूंजीपति वर्ग के नीचे रहते थे, तो पूंजीपति वर्ग इनका शोषण करने लगे, तो इसीलिए वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया शुरू होगी। उत्पाद एवं पूंजीपतियों का आधिपत्य बढ़ा, ये भी सही बात है। उच्च जीवन स्तर जो है ये गलत बात है, ये मतलब नहीं हुआ था, औद्योगिक क्रांति के कारण नहीं हुआ था, ये बाद में हुआ था। ठीक है, इसीलिए ये जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। और ये उच्च जीवन स्तर जो है ना, आपको बता दें, औद्योगिक क्रांति का एक परिणाम तो था, ये बात सच है, लेकिन कुछ दिन बाद ये परिणाम दिखे थे। बाकी ये जो परिणाम थे ये दुष्परिणाम थे। ठीक है, यानी कि ये बढ़िया परिणाम, या इसका बोलिए तो एक तरह से इसका रिजल्ट जो औद्योगिक क्रांति का है वो ये सब जो निगेटिव है, और उच्च जीवन स्तर ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसके यही एक पॉजिटिव परिणाम पड़े और बाकी सब इसके निगेटिव परिणाम जो आपको बताए यहाँ तीनों वो पड़े। ठीक है, अगला है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ ये बताइए। इंग्लैंड का शासन सामंतों के हाथ में आ गया, या फिर इंग्लैंड का शासन उद्योगपतियों के हाथ में आ गया, या इंग्लैंड का शासन राजनीतिज्ञों के हाथ में आ गया, या उपरोक्त में से सभी। इसमें सही उत्तर आपको ढूंढने का प्रयास करना है। तो इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड का शासन उद्योगपति के हाथ में आ गया। अब देखिए, औद्योगिक क्रांति क्या हुआ, इंडस्ट्री वहां पे बना, इंडस्ट्री में जो काम करने वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं पैसा बहुत अच्छा कमाए, और उन्होंने उन पैसों का यूज कहाँ किया, अपने आर्थिक विकास में किया, और उसके बाद वो कहीं ना कहीं सत्ता को अपने हाथ में लेने का प्रयत्न करने लगे। तो यही इसका एक इंपॉर्टेंट परिणाम हुआ कि इंग्लैंड के उद्योगपति के हाथ में ही राजनीतिक सत्ता एक तरह से केंद्रित हो गई, और उन्होंने जहां जहां इंग्लैंड का कॉलोनी था ना वहां पे अपने शासन तंत्र स्थापित करने का काम किया। ठीक है, उसके बाद देखिए, सामंती समाज का संगठन कैसा है, यानी सामंती समाज का संगठन किस प्रकार है, तो आपको हर बार बताए हैं और ये तो एकदम आसान था, डेल्टा नुमा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगला है, निम्न में से कौन सामंतवाद की उत्पत्ति का कारण था, यानी वो कौन सा रीजन है जिसके कारण सामंतवाद की उत्पत्ति हुई। रोमन साम्राज्य का पतन, या गुलामों का शोषण, या जागीरदारी प्रथा का पतन, या फिर यूं कहें जर्मनी का आगमन। आपको सही उत्तर ढूंढना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको बता दें, सामंतवाद की उत्पत्ति का कारण क्या था, ये जर्मनी नहीं है, गलत हो गया है, जागीरों का आगमन। ठीक है, ये जागीर होगा। ठीक है, जागीरों का आगमन, तो ये थोड़ा सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बाबू, इसका सही उत्तर यही होगा, जागीरों का आगमन, जिसने सामंतवाद की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, एक बात जान लीजिए, यूरोपियन कंट्री में एक व्यवस्था चलती थी उस समय। क्या होता था, यूरोप के लोग जो है, यूरोप के जो शासक थे ना, वो खुद से टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। टैक्स कलेक्ट करने के लिए कुछ वो मजदूर, या यूं कहें तो किसान, जो मजबूत किसान थे जिनके पास पैसा होता था, उनको ठेका दे देते थे, और वही किसान जो होता था टैक्स को कलेक्ट करता था। और यही जो बाद में है ना, ये सामंती व्यवस्था को उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया, क्योंकि यही इनको जो जागीर मिलता था, जहां से ये टैक्स को कलेक्ट करते थे ना, इसी जागीर के ये बाद में मालिक बन बैठे। और यही रीजन हुआ कि यूरोपियन कंट्री के जो राजा हैं वो कहीं ना कहीं बाद में वही सामंत के अंडर हो गए। तो ये भी ध्यान में रखना है थोड़ा। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन सामंतवाद के पतन, यहाँ पे लिख लीजिएगा, पतन का कारण नहीं है, यानी सामंतवाद का पतन का कारण नहीं है, वो बताइए। सामंतों का परस्पर संघर्ष ये तो था, उसके बाद देखिए, सामंतों के विरुद्ध कृषकों का विद्रोह यह भी था, व्यापार की अवनति, या फिर धर्म युद्ध।
आपको सही उत्तर चुनने का प्रयास करना है। तो इसका सही उत्तर आप जान रहे हो, धर्मयुद्ध नहीं होगा। धर्मयुद्ध के कारण सामंतवाद का पतन नहीं हुआ, क्योंकि धर्मयुद्ध जो लड़ा गया था वो आपको बताए भी थे, दो धर्मों के बीच में लड़ा गया था, इसका कोई लेना देना इससे नहीं था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, पूंजीवाद की निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं है, यानी पूंजीवाद की विशेषता कौन नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, व्यक्तिगत लाभ, नियोजित अर्थव्यवस्था, या प्रतियोगिता, या उद्यम करने की स्वतंत्रता पूंजीवाद की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो सही होगा नियोजित अर्थव्यवस्था, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, पूंजीवाद के उदय के निम्नलिखित कारणों में कौन सही है, यानी वो कौन कारण है जिसने पूंजीवाद के उदय में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, वो बताइएगा। ठीक है, इसमें आपको सही उत्तर चुनना है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, संयुक्त पूंजी कंपनियों का गठन, या बैंकिंग प्रणाली का विकास, या उपरोक्त में से सभी। तो सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त में से सभी जो है पूंजीवाद के उदय के कारण नहीं है। ठीक है, मतलब कारणों में से सही है, मतलब उपरोक्त में से सब हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन पूंजीवाद का परिणाम नहीं था, यानी इसके कौन से परिणाम नहीं हुए, ये बताइए। पूंजीपति वर्ग और सरबराह वर्ग का उदय, किसानों का स्वत्व हरण, यानी कि उसका जो है अपने जो स्वामित्व का जो है वो हरण हो गया, ये बात भी सही है। दस्तकारों की अच्छी स्थिति, या कृषि में पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली का प्रयोग, ये बताइए। 27 नंबर का आंसर क्या होगा, दस्तकारों की अच्छी स्थिति नहीं हुई, इनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। पूंजीवादी जब अर्थव्यवस्था उभरा तो दस्तकारों की स्थिति और खराब हो गई, और उनकी स्थिति में इतनी गिरावट हुई कि पूंजीपतियों ने उनका शोषण करना शुरू कर दिया, उनको कम पैसे देकर ज्यादा काम कराने लगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपको बता दें, ये देखिए, गैलीलियो का जन्म कब हुआ था, ये बताइए। गैलीलियो का जन्म कब हुआ था, ये बताना है आपको। 1860, 1870, 1564 या 1664। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, इसका सही उत्तर होगा 1564 ईस्वी। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, उसका भी जवाब आप दे दीजिए। आप क्या है, रूस में स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, यानी स्टेट बैंक रूस में कब स्थापित किया गया, ये बताइए। 1860, 1870 या 64, 1500 या 1564 या 1664। इसमें सही उत्तर होगा 1860 में रूस में स्टेट बैंक की स्थापना हुई, इसको भी याद रखिएगा। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई, ये तो आप जानते हैं, 1688 ईस्वी में हुई है। तो एकदम इसको याद रखिए, इसमें आप नए नहीं हैं। इसी को गौरवपूर्ण क्रांति को क्या बोलते हैं, आंग्ल क्रांति भी बोलते हैं। और ये क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था आपको बताना होगा बाद में, अभी पूछेंगे, रुकिए। अभी देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, ये बताइए। 1780 या 1788 या 1789 या 1774। तो सही उत्तर होगा 1789। ये जो फ्रांसीसी क्रांति है, इसको हम पढ़ाए हैं, ये वीवीआई टॉपिक है, इसका पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको छोड़ के मत जाइएगा, ये बड़ा टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, जहां से सवाल हर बार बन रहा है। आपको एक बात बता दें, जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं देखे हैं इसमें, हिस्ट्री एमजेसी 4 में या एमआईसी 4 में, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि हमने इसको पूरा कंप्लीट लगभग कराया है, 2-3 टॉपिक छोड़कर। अगर उसको पूरा आप देख लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर आपके पास एक अच्छा नॉलेज होगा और उसका यूज आप कर पाइएगा। इसीलिए कोशिश करिए ना, जितना पढ़ा दिए कम से कम उतना देख लीजिएगा, ताकि आपको लाभ मिले। ठीक है, अगला है, कॉपरनिकस कहाँ के निवासी थे, बताइए। जर्मनी के, इंग्लैंड के, पोलैंड के, या इटली के, बताइए आप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये पोलैंड के निवासी थे। ठीक है, इसको रट लीजिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, 30 साल का युद्ध मुख्य रूप से किन दो धार्मिक समूह के बीच लड़ा गया, यानी 30 वर्षीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, कैथोलिक और यहूदियों के बीच, प्रोटेस्टेंट और रूढ़िवादी ईसाइयों के बीच, मुस्लिम और ईसाई के बीच, या प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के बीच। आपको सही उत्तर ढूंढना है, तो वो होगा क्या, आप सही बताइए क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच। ठीक है, इसको एकदम याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, उसका जवाब देंगे आप। 18वीं सदी में ज्ञानोदय आंदोलन ने सबसे पहले किस देश में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला या प्राप्त किया, ये बताइए। तो 18वीं सदी में ज्ञानोदय आंदोलन जो हुआ, ये फ्रांस से शुरू हुआ और इसी पर ज्यादा इसके इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। देखिए, ज्यादा देर अब नहीं करेंगे, स्पीड में क्वेश्चन को कराते जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं बहुत चीजों को हमने पहले भी करा रखा है, बहुत चीजें अभी रिवीजन के तौर पर करा रहे हैं। तो रिवीजन जो होता है वो स्पीड होता है,
और स्पीड में ही आपका ऑब्जेक्टिव पूरा 35 क्वेश्चन करा दिए आपका बहुत कम समय में। और अब देखिएगा अगला जो वीडियो आएगा उसमें एकदम देंगे, कल सुबह सुबह डाल देंगे, उसमें पूरा मैराथन खत्म कहानी, और उसको खाली कर लीजिएगा और जितना पहले हम पढ़ाए हैं उतना करके जाइएगा, तो लगभग लगभग 90% आपके क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन उतना करके जाना होगा आपको, ठीक। आइए, 1688 की शानदार क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में किस प्रकार के सरकार की स्थापना हुई? तो आपको बताना, निरंकुश राजतंत्र, गणतंत्र, धर्मतंत्र या संवैधानिक राजतंत्र। इसका सही उत्तर डी होगा, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कहां हुई? 1688 की क्रांति के बाद कहां? इंग्लैंड में, ठीक है। अब ये देखिए वीडियो यहीं पे अब एंड करेंगे हम लोग, ठीक है। अब एक काम कीजिएगा, अपने दोस्त यार में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी इसका लाभ मिले और आपको भी लाभ मिले, ताकि आप भी अच्छे से ईमानदारी से पढ़ लें पूरा का पूरा वीडियो, और उसके बाद नई चीजों के साथ हम लोग नए क्लास में मिल लेंगे फिर, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि हाँ कल वीडियो चाहिए इसका अगला पार्ट, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और भर के करिएगा कि सर MJC 4 का एक और मैराथन दे दीजिए, तो हम कल सुबह में दे देंगे आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आभार और धन्यवाद।